तो आयरन और कैल्शियम के टैबलेट में 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए। मैं हर पेशेंट को बता रही होती हूँ क्योंकि कैल्शियम जो है वो आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देगा। हाँ, ये मैं कहती हूँ कि काश इतना ही आसान होता है कि हम काले रंग की ड्रिप लगा के अगर काला बच्चा पैदा कर सकते हैं तो फिर हम वाइट रंग की ड्रिप लगाते हैं और फिर बच्चा जो है वो वाइट पैदा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो जेनेटिकली होता है। आयरन की ड्रिप से कभी भी कोई बच्चा या कोई भी माँ काली नहीं होती है। फिर ये ख़वातीन इस बात की शिकायत करती हैं कि उन्हें वो थकावट बहुत ज़्यादा होती है, वो थकी थकी रहती हैं, घर का काम नहीं कर पा रही होती, चिड़चिड़ापन होता है, फिर ये कि कोई भी काम पूरी तवज्जो के साथ नहीं कर पा रही होती, सांस फूलता है। वो कहती हैं कि हम थोड़ा सा ही काम करते हैं, हम 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, एजाज़ पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मेरा नाम डॉक्टर अबीहा है। आज की पॉडकास्ट के लिए हमने जिस मौजू का इंतखाब किया वो बहुत अहम है और इसका लोगों का जानना भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे अनीमिया यानी खून की कमी और ख़ुसूसन हामला ख़वातीन में खून की कमी के बारे में। और इसके लिए हमने दावत दी है हमारी कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमरीन इजाज़, जो पिछले 12 सालों से हिजाज़ हॉस्पिटल में बतौर हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, थैंक यू डॉक्टर अबीहा। अच्छा डॉक्टर साहबा, देखने में आ रहा है कि बहुत सी हामला ख़वातीन खून की कमी का शिकार है। क्या आपके पास भी ख़वातीन इस मसले के बारे में आपके क्लिनिक में आ रही हैं? होता कुछ यूँ है कि हमारे पास जब हामला ख़वातीन, जो प्रेग्नेंट औरतें अपने रूटीन चेकअप के लिए आती हैं, हम उनके कुछ टेस्ट करवाते हैं। उन टेस्टों पे ही पता चलता है कि वो खून की कमी का शिकार है, यानी कि ये एक तरह से उनके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। इससे पहले उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उनके अंदर खून की कमी है। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि 10 में से अगर हम 10 औरतों का टेस्ट कराते हैं तो 5 से 6 में खून की कमी ज़रूर आती है। अच्छा मैडम, आप हमें तफसील से बताएं कि अनीमिया यानी खून की कमी ये मर्ज़ क्या है? WHO या जिसको आलमी इदारा सेहत भी कहते हैं, उसके मुताबिक अगर आपके खून में हीमोग्लोबिन की मिकदार 11 ग्राम यानी कि 11 ग्राम से कम हो तो हम कहते हैं कि वो उस पेशेंट को एनीमिया है, यानी कि खून की कमी है। अब हम देखते हैं कि अगर तो ये लेवल 10 से 11 के दरमियान है तो हम कहते हैं कि माइल्ड यानी कि हल्के दर्जे का अनीमिया है। अगर यही लेवल हीमोग्लोबिन का 7 से 10 के दरमियान आए तो हम कहते हैं कि मॉडरेट यानी कि दरमियाने दर्जे का अनीमिया है। और अगर ये लेवल 7 ग्राम से भी कम हो तो हम कहते हैं कि सिवियर यानी कि शदीद दर्जे का अनीमिया है। और इस एनीमिया को हम डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेड यानी कि मौरूसी एनीमिया है। आपने अक्सर टीवी में भी इसके आगाही के प्रोग्राम देखे होंगे, थैलेसीमिया के बारे में सुना होगा। इसमें थैलेसीमिया आ जाता है, सिकल सेल एनीमिया आ जाता है। दूसरा ग्रुप जो है उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड यानी कि जो वक्त के साथ साथ इंसान डेवलप कर लेता है एनीमिया, जिसमें नंबर 1 आ जाता है ग़िज़ाई कमी की वजह से, जिसमें फौलाद की कमी से यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फॉलिक एसिड की कमी वाला अनीमिया, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वाला अनीमिया आ जाता है। और फिर कुछ अमराज ऐसे होते हैं जो कि बड़े लंबे अरसे तक चलते हैं, जिनको हम क्रॉनिक डिजीजेस कहते हैं। यानी कि अनीमिया हमें देखने को मिलता है जिनमें जो गुर्दे के मरीज हैं उनमें देखने को मिलता है, जिगर के अमराज वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें भी अनीमिया जो है वो देखने को मिलता है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है फौलाद की कमी यानी कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो फिर क्यों ना मैडम फौलाद की कमी यानी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पे ही आज बात कर लेते हैं। उसकी इतने कॉमन होने की क्या वजह है? उसकी काफ़ी लंबी लिस्ट है वजूहात की, जिसमें कि नंबर 1 आ जाती है डाइट, खुराक। यानी कि या तो आप ऐसी खुराक ले रहे हैं जिसमें फौलाद है ही नहीं, फौलाद की कमी है, या फिर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जो कि फौलाद को बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होने दे रही, यानी कि आप गलत डाइट ले रहे हैं। फिर इसमें कुछ ऐसे अमराज आ जाते हैं, इसकी वजूहात में कुछ ऐसे अमराज भी आ जाते हैं जिसमें कि खून ज़ाया होता है, बॉडी से खून वेस्ट हो रहा होता है। जिस तरह की बवासीर के जो मरीज़ हैं उनमें भी एनीमिया हो जाता है। कुछ ख़वातीन हैं जिनमें माहवारी के दौरान खून बहुत ज़्यादा पड़ता है, उनमें भी एनीमिया देखने को मिलता है। फिर अगर पेट में कीड़े हैं उसमें भी एनीमिया हो जाता है। और एक डिजीज़ है जिसको हम पाइका कहते हैं, जिसमें कि औरतें कोई जो है कभी चूना का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं, कभी कच्चे चावल खा रही होती हैं, ऐसी ख़वातीन में भी एनीमिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक और जो बहुत कॉमन वजह है वो ये है कि अगर बच्चे की पैदाइश में वक्फा कम हो तो ऐसी ख़वातीन में एनीमिया ज़रूर हमें देखने को मिलता है। अच्छा मैडम, ये भी बताइएगा कि जो अनीमिया की शिकार ख़वातीन है ये किन अलामात के साथ आपके पास क्लिनिक में आती हैं और इसकी फिर तशख़ीस कैसे करते हैं?
कुछ अलामात तो पेशेंट को देखने से ही हमें मालूम हो जाता है, क्योंकि उनका रंग जो है वो पिलाहट पे होता है, जर्दी माइल होता है। फिर ये खवातीन इस बात की शिकायत करती हैं कि उन्हें वो थकावट बहुत ज़्यादा होती है, वो थकी थकी रहती हैं, घर का काम नहीं कर पा रही होती, चिड़चिड़ापन होता है, फिर ये कि कोई भी काम पूरी तवज्जो के साथ नहीं कर पा रही होती, सांस फूलता है। वो कहते हैं कि हम थोड़ा सा ही काम करते हैं, हम 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है। और कभी कभी ये होता है कि सीने में दर्द की भी वो कंप्लेन करती हैं। टेस्ट इनके बहुत सिंपल हैं। सिंपल ब्लड टेस्ट है, CBC जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, वो हम करवाते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन की मिकदार कितनी है। फिर कुछ आयरन की स्टडीज़ हैं जो कि करवाई जाती हैं, जिसमें कि सीरम फेरेटिन लेवल हो गए, और सम टाइम ये होता है कि हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करवाते हैं, देखने के लिए कि आया इसमें आयरन की कमी वाला एनीमिया है या थैलेसीमिया है पेशेंट को। अच्छा मैडम, जैसे आपने बताया कि इसकी सारी अलामात के बारे में, तो ये हामला ख़वातीन या उसके पैदा होने वाले बच्चे में अनीमिया की वजह से क्या पेचीदगियाँ आ सकती हैं? पेचीदगियों के बारे में मैं ये कहूँगी कि एक तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जानेंगे कि उससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं तो हम उसे डरेंगे भी और उसका बर वक्त इलाज कराएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ पेचीदगियों का ताल्लुक माँ से होता है और कुछ का ताल्लुक बच्चे से होता है। अब हम देखते हैं कि माओ में क्या हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो माओ में हो सकती हैं। उसमें यह है कि जब ऐसी खवातीन जो खून की कमी का शिकार हैं, उनके हार्ट पे पहले ही बहुत प्रेशर होता है, और अगर एनीमिया बहुत सिवियर किस्म का है, वो शदीद एनीमिया है और वो ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो कभी कभी ये औरतें हार्ट फेलियर में भी चली जाती हैं। फिर इन पेशेंट्स में जिसको हम मेडिकल की जुबान में हेमरेज कहते हैं, यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने का रिस्क होता है ड्यूरिंग डिलीवरी भी और आफ्टर डिलीवरी भी। इन पेशेंट्स में इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी बॉडी में वो ताकत नहीं है, वो इम्यूनिटी नहीं है कि वो इन्फेक्शन को फाइट कर सकें, तो इन्फेक्शंस होते हैं। वूंड जो है, उनके जख्म जो हैं वो जल्दी हील नहीं होते, वो डिले हीलिंग होती है, क्योंकि बॉडी में वो पावर नहीं है इस तरह से। फिर प्री मैच्योर डिलीवरी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम ये देखें बच्चों में, अगर हम देखें जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जब अभी मैंने आपको बताया कि प्री मैच्योरिटी का रिस्क होता है, तो ज़ाहिरी बात है ये बच्चे प्री टर्म अगर डिलीवर होंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा एट रिस्क चले जाते हैं। ये बच्चे लो बर्थ वेट होते हैं, यानी कि इनका वजन जो है पैदाइश के टाइम आम बच्चों की निस्बत कम होता है। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ स्टडीज़ हैं जो कि की गई हैं, जो बेबीज़ 1 साल तक की एज तक पहुँचे, उन पे भी जो स्टडीज़ की गई हैं वो बताती हैं कि इनकी जो जहनी कारकर्दगी है वो आम बच्चों की निस्बत वो भी कम होती है, और इवन ये कि उनकी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट भी मुतासिर होती है इन बच्चों की। तो साहब इसका पे इलाज क्या है, कैसे हम इसको ट्रीट करते हैं प्रेग्नेंट पेशेंट्स में? इलाज के लिए जिस तरह मैंने आपको जो वजूहात बताई हैं, सबसे पहले तो देखा जाए कि उसकी वजह क्या है, क्या वजह है जो कि उसमें एनीमिया यानी कि खून की कमी कर रहा है। और अगर वो हमें रीज़न पता चल जाता है, वजह पता चल जाती है, तो हम पहले उसको ट्रीट करें। फिर जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि नंबर 1 आ जाती है डाइट, खुराक। इसमें हम देख लेते हैं कि हमने क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ हमने अवॉइड करनी है, यानी कि हमने नहीं लेनी है। अच्छा, डाइट के बारे में ये है कि नंबर 1 जो टॉप ऑफ द लाइन है वो है रेड मीट। रेड मीट में आता है गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त। इसमें चिकन बिल्कुल नहीं आता, चिकन वाइट मीट की कैटेगरी में आता है। इसलिए जब आपको डॉक्टर कह रहा है कि आपने गोश्त का इस्तेमाल करना है और रेड मीट का कहा जा रहा है, तो फिर वो बकरे का गोश्त, कीमा या गाय का गोश्त, कीमा, और इसमें आ जाता है कलेजी का इस्तेमाल आ जाता है। ये बहुत रिच सोर्सेज हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में फौलाद पाया जाता है। अच्छा, जब हम पेशेंट्स को ये कहते हैं तो हमें जो सवाल सुनने को मिलता है वो ये है कि डॉक्टर साहब हम तो ये अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत महंगा है। एंड दैट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सही है कि ये बहुत महंगा हो चुका है और बहुत सारे लोगों के आउट ऑफ रीच है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। अच्छा, अब जो लोग रेड मीट अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए भी और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, जिसमें कि अगर आप सब्जियां ही ले लें तो सब्जियों में आ जाती हैं सब्ज पत्ते वाली सब्जियां हैं, जिसमें पालक आ गई, आपका वो साग आ जाता है। चुकंदर में भी बहुत वाफिर मिकदार में आयरन है, और हमने खुद ये देखा है अपने पेशेंट्स में, जो लोग चुकंदर के जूस बनाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, उनमें बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। फिर अगर आप फलों में देखें तो अनार है, सेब है, खजूरों में भी बहुत ज़्यादा आयरन पाई जाती है, फौलाद पाया जाता है। नट्स में अगर आप देखें तो किशमिश है, अखरोट है, काजू है, जिसमें कि वाफिर मिकदार में आयरन पाया जाता है। ये तो वो खुराक है, ये वो डाइट है जो कि हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि वो लें। अब क्या नहीं लेना, उसमें आ जाती है सबकी पसंदीदा चाय, और उसके बाद आ जाती है कॉफ़ी। चाय में भी ये है कि हम ये नहीं कहते कि आप चाय बिल्कुल ना लें, बंद कर दें, आप चाय लें, लेकिन ये नहीं है कि 3-3 4-4 कप चाय ली जा रही है।
और कॉफ़ी भी एक लिमिट, उसकी भी इनटेक को लिमिट किया जाए। 1 टीस्पून से अगर चाय बन रही है और ब्लैक कॉफ़ी नहीं है तो हाँ वो भी ली जा सकती है, क्योंकि ये चाय और कॉफ़ी जो है जिस्म में आयरन को जज़ब नहीं होने देती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी डाइट से, हमारी खुराक से जो है वो आयरन की कमी पूरी नहीं हो रही होती, और वैसे भी प्रेगनेंसी में आयरन की जो नीड है, आयरन की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। तो उस सूरत हाल में हम पेशेंट्स को कहते हैं सप्लीमेंट्स, यानी कि आयरन की गोलियां लेने के लिए एडवाइस करते हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिन पेशेंट्स को ये सजेस्ट किया गया है कि वो आयरन की गोलियां लें, तो वो प्लीज़ उसका बाकायदगी से इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत से मरीज़ को ये कहते भी सुना गया है कि हमारी खुराक भी बहुत अच्छी है, दवाइयाँ भी हम सारी टाइम पे लेते हैं, लेकिन हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता, वो वहीं का वहीं है या उससे कम हो रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये भी एक ऐसी कंप्लेन है जो कि हमें अक्सर सुनने को मिलती है। उसमें मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले ये डॉक्टर पर फर्ज बनता है कि वो ये चेक करे कि जो दवाई उसने लिख के दी है मरीज़ को, आया मरीज़ वो दवाई वाकई रेगुलर ले रहा है या नहीं ले रहा है, जिसको हम मेडिकल की जुबान में कंप्लायंस कहते हैं। फिर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो गोली किस तरह ले रहा है, कि अक्सर हम सुनते हैं तो पेशेंट दूध के साथ गोली ले रहा है। यहाँ भी मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी मेडिसिन आप कभी दूध के साथ मत लें, पानी के साथ लें। आयरन की टैबलेट्स, स्पेशली आयरन की टैबलेट्स जो हमेशा पानी के साथ लेनी चाहिए। और कैल्शियम की टैबलेट्स भी हम यूजली पेशेंट को आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स एडवाइस करते हैं प्रेग्नेंट औरतों को। तो आयरन और कैल्शियम की टैबलेट में 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए। मैं हर पेशेंट को बता रही होती हूँ, क्योंकि कैल्शियम जो है वो आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी देखना जरूरी है कि कहीं वो खवातीन किसी मैदे की या अंतड़ियों की बीमारी का शिकार तो नहीं, जिसकी वजह से आयरन जो है उनकी बॉडी में जज़ब ही नहीं हो रही, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही। उस सूरत हाल में हम फिर पेशेंट्स को आयरन की ड्रिप्स एडवाइस करते हैं। अच्छा, आयरन की ड्रिप्स के बारे में भी काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है। बहुत सी खवातीन में तशवीश पाई जाती है, चूंकि आयरन की ड्रिप काले रंग की होती है, तो उसमें उनको ये डर होता है कि उससे उनका पैदा होने वाले बच्चे का रंग तो काला नहीं हो जाएगा। हाँ, ये मैं कहती हूँ कि काश इतना ही आसान होता है कि हम काले रंग की ड्रिप लगा के अगर काला बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो फिर हम वाइट रंग की ड्रिप लगाते हैं और फिर बच्चा जो है वो वाइट पैदा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो जेनेटिकली होता है। आयरन की ड्रिप से कभी भी कोई बच्चा या कोई भी माँ काली नहीं होती है। मैडम, देखने वालों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, एक टेक होम मैसेज क्या है उनके लिए? मैं ये कहूँगी कि वो सारी हामला खवातीन जो खून की कमी का शिकार हैं, उनका इलाज जो है वो सिर्फ डिलीवरी तक ख़त्म नहीं होता, बल्कि हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हुए ज़रूर ये कहते हैं कि आयरन की गोलियों का इस्तेमाल डिलीवरी के बाद भी 1 से 3 माह तक ज़रूर जारी रखें। और वो सारी ग़िज़ाएँ जो मैंने आपको बताया, जिसमें कि फलाद वाफिर मकदार में पाई जाती है, उसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ज़रूर 3 साल का वक्फा करें। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आप अपना ख्याल खुद रखें, जिस तरह कि आप अपने बच्चों का, अपने घर का, अपने लिबास का, अपनी हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। आप अपनी सेहत को प्रायोरिटी दें और इलाज में डिले मत करें। एनीमिया जो है, खून की कमी, एक सिंपल मर्ज है, उसका इलाज भी बहुत सिंपल है, तो प्लीज़ उसको कॉम्प्लिकेशंस तक मत लेके जाएं। हम सब चाहते हैं कि बच्चा जो पैदा हो वो सेहतमंद हो। वो तभी होगा जब माँ सेहतमंद होगी, और एक सेहतमंद माँ ही सेहतमंद नस्ल को परवान चढ़ाती है। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।